वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर 311 पर आ जाइए। यूपी पीसीएस के लिए प्लेलिस्ट इसकी बना रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। जब ये टेस्ट रिकॉर्ड किया जा रहा है, आज हो गई है 25 मार्च 2021। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट से रिलेटेड दो स्टेटमेंट है, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। केन बेतवा लिंक परियोजना नदियों को आपस में जोड़ने की परियोजना है। इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश के सूखाग्रस्त बुंदेलखंड क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु मध्य प्रदेश की केन नदी के अधिशेष जल को बेतवा नदी में हस्तांतरित करना। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, और सी है इसका आंसर। ठीक है, तो देखिए, केन और बेतवा नदियों का उद्गम स्थल जो है वो है मध्य प्रदेश में। ये यमुना की सहायक नदियाँ दोनों की दोनों। केन नदी जो है वो उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में यमुना में मिलती है, और जो बेतवा नदी है वो उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में मिलती है। ठीक है, निकलती मध्य प्रदेश से हैं दोनों। अब देखिए, हाल ही में मध्य प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार ने केन बेतवा लिंक परियोजना को लागू करने हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं इन दोनों राज्यों ने। इस समझौते का उद्देश्य क्या है? उत्तर प्रदेश के सूखाग्रस्त बुंदेलखंड क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मध्य प्रदेश की जो केन नदी है उसके अधिशेष जल को बेतवा नदी में हस्तांतरित करना। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। गांधी शांति पुरस्कार 2020 प्रदान किए जाने के कारण चर्चा में रहे शेख मुजीबुर रहमान निम्नलिखित में से किस देश के पहले प्रधानमंत्री थे? देखिए, एक टॉपिक से प्रश्न किसी भी तरह पूछा जा सकता है, घुमा फिरा कर, हर तरह से तैयार रहना। तो किस देश के पहले बंग बंधु भी कहा जाता है इनको, शेख मुजीबुर रहमान को। उस देश के ये पहले प्रधानमंत्री हुए, फिर उसके बाद उसके राष्ट्रपति भी बने। ये थे बांग्लादेश के। तो शेख मुजीबुर रहमान एक बंगाली नेता थे जो 1972 से लेकर 1975 तक बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री बने, और वर्ष 1975 में वहाँ के राष्ट्रपति बने। उन्हें बंग बंधु के नाम से जाना जाता था। उन्हें बांग्लादेश के जातिर पिता अर्थात राष्ट्रपिता के रूप में भी जानते हैं, और हाल ही में उन्हें गांधी शांति पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। भगत सिंह संबंध रखते थे लाल बाल पाल के अतिवाद चरण से, अहिंसक सामूहिक कार्यवाही के गांधीवादी चरण से, ए और बी दोनों से, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? देखिए, अतिवादी चरण से तो होगा पक्का उनका संबंध। क्या अहिंसक सामूहिक कार्यवाही के गांधीवादी चरण से भी था? बिल्कुल, क्योंकि अहिंसक था ना इसमें शब्द। तो दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। तो हाल ही में 23 मार्च को जो है भगत सिंह का शहीदी दिवस मनाया गया, 2 दिन पहले। भगत सिंह एक ऐसी पीढ़ी से ताल्लुक़ रखते थे जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 2 निर्णायक चरणों में हस्तक्षेप करती थी। पहला, लाल बाल पाल के अतिवाद का चरण, और दूसरा अहिंसक सामूहिक कार्यवाही का गांधीवादी चरण। ठीक है, करो या मरो 1942। ठीक है, देखिए, भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे। इस हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को बनाया था 1926 में। ठीक है, सचिंद्र सान्याल ने। अब वर्ष 1926 में भगत सिंह ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर नौजवान सभा नामक एक उग्रवादी युवा संगठन का गठन किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। तड़ित झंझा यानी थंडर स्टॉर्म क्या है? छोटी अवधि के लिए एक सीमित क्षेत्र में आते हैं, ठीक है, या छोटी अवधि के लिए एक विशालकाय क्षेत्र में आते हैं, दीर्घकालिक अवधि के लिए एक सीमित क्षेत्र में आते हैं, या दीर्घकालिक अवधि के लिए एक विशाल क्षेत्र में आते हैं। थंडर स्टॉर्म, तड़ित झंझा, देखिए ये आते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, छोटी अवधि के लिए आते हैं, और एक सीमित क्षेत्र में आते हैं, किसी विशालकाय क्षेत्र में नहीं। दीर्घकालिक अवधि एलिमिनेट हो जाएगा, दीर्घकालिक तो इन दोनों को कर दो एलिमिनेट। ठीक है, सीमित क्षेत्र में आते हैं और छोटी अवधि के लिए आते हैं। तो तड़ित झंझा या थंडर स्टॉर्म छोटी अवधि के लिए एक सीमित क्षेत्र में आते हैं, लेकिन ये आक्रामक होते हैं बहुत। ये आर्द्र उष्ण दिनों में प्रबल संवहन के कारण उत्पन्न होते हैं। तड़ित झंझा एक पूर्ण विकसित कपाशी वर्षा बादल होता है
जो गर्जन और बिजली उत्पन्न करता है? क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। उत्तर भारत के कुछ भागों में ग्रीष्मकाल में धूल भरी आंधियाँ चलती हैं। ठीक है। इन धूल भरी आंधियों के बाद वातावरण में कुछ ग्रीन हाउस और अवशेषी गैसों की सांद्रता बदल जाती है, जो वायु की गुणवत्ता के लिए हानिकारक होता है। इन धूल भरी आंधियों को क्या कहते हैं, बताइए। ये तो आसान सा प्रश्न है। क्या कहते हैं इनको? इनको कहते हैं लू। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। ये बादल रुई के समान दिखाई देते हैं। ये सामान्यतः 4000 से 7000 मीटर की ऊंचाई पर बनते हैं। ये छितरे हुए तथा इधर उधर बिखरे हुए दिखाई देते हैं। ये निम्नलिखित में से कौन से बादल हैं? देखिए, 4000 से 7000 मीटर की बात हो रही है। पक्षाव लगाकर गलत कर देना, क्योंकि पक्षाव तो इनसे भी ऊपर पाए जाते हैं। वो 7000 से 12000 मीटर तक की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। ठीक है, 8 से 12000 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं वो। यहाँ जो बात हो रही है वो कपासी बादलों की हो रही है। कपासी बादल छितरे हुए दिखाई देते हैं, इधर उधर बिखरे रहते हैं और रुई के समान दिखते हैं, और 4000 से 7000 मीटर की ऊंचाई पर ये है बनते हैं। तो कपासी बादल या मेघ रुई के समान दिखाई देते हैं। ये सामान्यतः 4000 से 7000 मीटर की ऊंचाई पर बनते हैं। ये छितरे हुए तथा इधर उधर बिखरे हुए दिखाई देते हैं, और इनका जो आधार है वो चपटा होता है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। एटलस माउंटेन बताइए कहाँ अवस्थित है। एटलस पर्वत कहाँ अवस्थित है? नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका सब में है। उत्तरी अफ्रीका नहीं है, दक्षिण अफ्रीका नहीं है, पश्चिमी अफ्रीका नहीं है, उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में, ऑप्शन नंबर ए। तो एटलस माउंटेन जो है वो उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में मुख्यतः दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व दिशा में विस्तृत है। यह मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया देशों की भूगर्भीय रीढ़ रीढ़ जो है ना, रीढ़ की हड्डी जो होती है वो बनाता है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य सागर से संलग्न नहीं है? ये इम्पोर्टेंट है प्रश्न, कई तरह से पूछा जाता है कि संलग्न नहीं है, कौन सा फैला है, तटीय सीमा बनाता है, कई शब्दों का प्रयोग होता है। तो कौन सा है? सीरिया भी है, लेबनान भी है, इजराइल भी है, लेकिन जॉर्डन नहीं है। जॉर्डन एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। केवल 26 किलोमीटर का उसका एरिया जो है एक छोटे से सागर से मिलता है। ठीक है। तो देखिए, भूमध्य सागर से 3 महाद्वीपों के बहुत सारे देश लगते हैं। यूरोप के देश लगते हैं, अफ्रीका के देश लगते हैं, एशिया के देश लगते हैं। 21 देश लगते हैं तीनों महाद्वीप के कुल मिलाकर। और अधिकतर जो प्रश्न बनता है वो ये जो ब्लैक बोल्ड कर रखे हैं ना, इनसे ही बनता है, पश्चिमी एशिया के देशों से। ठीक है, सीरिया इससे लगा है, तुर्की लगा है, लेबनान लगा है, इसराइल लगा है, लेकिन इससे जॉर्डन नहीं लगा है। तो कौन कौन से देश इन तीनों महाद्वीप के इससे लगते हैं, कौन कौन से, वो 21 देश हैं, जल्दी से बोल कर कुछ याद कर लेते हैं उनको। देखिए, स्पेन है, फ्रांस है, मोनाको, मोरक्को और मोंटेनेग्रो। इन तीन मो मो और मो, तीन मो को एक साथ याद रखिए। मोनाको, मोंटेनेग्रो और मोरक्को। ठीक है। तो मोनाको, मोरक्को और मोंटेनेग्रो। स्पेन है, फ्रांस है, इटली है, स्लोवेनिया है, क्रोएशिया है, बोस्निया और हर्जेगोविना है, अल्बानिया है, ग्रीस है, तुर्की, सीरिया, लेबनान, इज़राइल, मिस्र, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, माल्टा और साइप्रस है। देखिए, इन 21 को 21 याद करने की एक ट्रिक है, और 3 ट्रिक काम करती हैं इसमें। एक ट्रिक है तू इससे ले। ठीक है। दूसरी ट्रिक तो यही वाली है, मोमोमो। 3 मो याद कर लो, मोनाको, मोंटेनेग्रो और मोरक्को। एक ट्रिक और है, उसको लिखवा के किसी ने याद कराएंगे, लंबी सी है वो, कुछ इस तरह से है वो। इस तरह से ले ली तूने बॉस, इस तरह से ले ली तूने बॉस, अलग, ग्रीस फ्री, साइप्रस, इंजन मारुति, कुछ इस तरह से ट्रिक है वो। चलिए, तो जॉर्डन एक लैंडलॉक्ड देश है, लैंडलॉक्ड कंट्री है। केवल इसके दक्षिणी छोर को छोड़कर, जहां अकाबा की खाड़ी के किनारे लगभग 26 किलोमीटर की तटीय रेखा जो है लाल सागर तक जो है वो पहुंच प्रदान करती है, लाल सागर से रखती है, केवल 26 किलोमीटर की। बाकी पूरा का पूरा ये लैंडलॉक्ड कंट्री है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। तुर्की किन के बीच अवस्थित है?
तुर्की किन के बीच अवस्थित है? तुर्की अवस्थित है काला सागर और भूमध्य सागर के बीच। यूपीएससी सिविल सेवा में पूछा हुआ प्रश्न है। ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी। ये देखिए, ये है तुर्की, ये है ब्लैक सी और ये है मेडिटेरियन सी, यानी काला सागर और नीचे है भूमध्य सागर। बाकी तो लगा है, सीरिया भी लगा है, ईरान लग रहा है, इराक लग रहा है, आर्मेनिया, जॉर्जिया, बुल्गारिया। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। मेडन जूलियन दोलन क्या है? मेडन जूलियन दोलन क्या है? एलिमिनेट करते हैं, चलिए। किसी ग्रह के चारों ओर घूमते छोटे छोटे चट्टानी पिंड नहीं है। इंटरनेट से आया हुआ एक खतरनाक वायरस नहीं है। एक समुद्री वायुमंडलीय घटना है जो दुनिया भर में मौसम की गतिविधियों को प्रभावित करती है। मेडन जूलियन दोलन। तो मेडन जूलियन दोलन MJO एक समुद्री वायुमंडलीय घटना है जो दुनिया भर में मौसम की गतिविधियों को प्रभावित करती है। यह साप्ताहिक से लेकर मासिक समयावधि तक उष्णकटिबंधीय मौसम में बड़े उतार चढ़ाव लाने के लिए उत्तरदायी मानी जाती है। यह भारतीय और प्रशांत महासागरों में होने वाली एक प्रमुख अनुगामी घटना है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। ब्लैक सॉफ्ट सेल टर्टल भारत के असम और बांग्लादेश के चटगांव और सिलहट में पाए जाने वाले मीठे पानी के कछुए की एक प्रजाति है। ब्लैक सॉफ्ट सेल टर्टल जो है उसको वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 4 के तहत संरक्षित किया गया है। अब आपको बताना है कि इसे IUCN की रेड लिस्ट में किस श्रेणी में रखा गया है। संकटग्रस्त यानी इंडेंजर्ड, विलुप्त यानी एक्सटेंट, गंभीर रूप से संकटग्रस्त यानी क्रिटिकली इंडेंजर्ड, या वुल्नरेबल यानी सुभेद। ख़त्म हो गया, ये मतलब विलुप्त हो गया, बी है। तो ये है ब्लैक सॉफ्ट सेल टर्टल, एक्सटेंट है ये। हाल ही में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? देखिए, लाइकेन प्रजातियां जो हैं उन क्षेत्रों में पाई जाती हैं जहां प्रदूषण का स्तर कम होता है। कम होता है तभी तो लाइकेन प्लांट हैं। अगर उस जगह से गायब हो गई है जिस क्षेत्र में पाए जाते थे तो उसका मतलब क्या है? वहाँ प्रदूषण फैल गया है, वायु प्रदूषण फैल गया है। सबसे ज़्यादा सल्फ़र के ऑक्साइड आ गए हैं वहाँ पर, सल्फ़र डाइऑक्साइड। लाइकेन अनिवार्य रूप से कवक और शैवाल की सहजीवी संबद्धता है, ये भी करेक्ट है। लाइकेन केवल अल्पाइन टुंड्रा क्षेत्रों में ही पनपते हैं, गलत है। दवा उद्योगों में लाइकेन उपयोगी होते हैं, सही है। तो आर्कटिक टुंड्रा में भी, गर्म शुष्क रेगिस्तान में भी और चट्टानी तटों पर भी, जहरीले धातु ढेरों पर भी विभिन्न प्रकार के लाइकेन उग सकते हैं, मतलब वहाँ पाए जाते हैं, अनुकूलित होते हैं, इसलिए गलत है सी वाला स्टेटमेंट। ये समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ते हैं और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों से लेकर समशीतोष्ण क्षेत्रों में अपनी सर्वाधिक वृद्धि करते हैं। लाइकेन वायु प्रदूषण, विशेष रूप से सल्फर डाइऑक्साइड के संवेदनशील संकेतक के रूप में जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक वाहन उत्सर्जन का भाग नहीं है? यानी जो आप ऑटोमोबाइल चलाते हो ना, या बाइक कार दौड़ाते हो रोड पर, इनमें से क्या क्या निकालते हो? शीशा निकालते हो आप, लेड निकालते हो आप, कार्बन मोनोऑक्साइड निकालते हो, कणिकीय पदार्थ आप निकालते हो, अमोनिया नहीं निकालते आप, ठीक है। अमोनिया आप निकालते हो यूरिन निकाल कर अपना, ठीक है। तो वाहन उत्सर्जन आज शहरी क्षेत्रों में प्रदूषक, एक बड़ा प्रदूषक है, ठीक है, या प्रदूषकों का मुख्य स्रोत है। वास्तव में अधिकांश शहरों में ये मुख्य प्रदूषक है। और वाहनों से निकलने वाले प्रमुख प्रदूषक कौन कौन से हैं, क्या क्या निकलता है उनसे? देखिए, कणिकीय पदार्थ निकलते हैं उनसे, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक निकलते हैं उनसे, नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलते हैं उनसे, कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलते हैं उससे, ग्रीन हाउस गैसें भी निकलती हैं उनसे। ऑक्सीजन निकलती है क्या उससे? ऑक्सीजन तो ख़त्म होती है। देखिए, अमोनिया गैस जो है कृषि अपशिष्ट और उर्वरक कारखानों से उत्सर्जित होती है और यह वाहनों के निकास से उत्सर्जित नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। हाइब्रिड वार्षिकी मॉडल, हाइब्रिड एनुअल मॉडल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है?
म्यूचुअल फंड से संबंधित नहीं है, फसल बीमा से संबंधित नहीं है, अवसंरचना विकास से संबंधित है, ठीक है, जलवायु परिवर्तन से संबंधित नहीं है। तो सरकार ने राजमार्ग निर्माण में पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को पुनर्जीवित करने के लिए हाइब्रिड वार्षिकी मॉडल, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल, एनुअल नहीं है, एन्युटी मॉडल HAM शुरू करने की घोषणा की है। देखिए, हाइब्रिड वार्षिकी मॉडल सरकार वार्षिक भुगतान के माध्यम से पहले 5 सालों में परियोजना की कुल लागत का 40% वहन करेगी। शेष भुगतान तैयार परिसंपत्तियों और निर्माता के प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजना निम्नलिखित में से किन राज्यों में लागू किया जा रहा है? राजस्थान में किया जा रहा है, हिमाचल प्रदेश में किया जा रहा है, मध्य प्रदेश में किया जा रहा है, गुजरात में भी किया जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 डी। तो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर का उद्देश्य है ग्रिड में पारंपरिक विद्युत स्टेशनों के साथ सौर और पवन जैसे नवीकरणीय स्रोतों से उत्पादित बिजली को सिंक्रोनाइज करना। इस प्रकार इसका उद्देश्य है अंतर्राज्यीय और अंतर्राज्यीय अक्षय ऊर्जा ट्रांसमिशन हेतु बुनियादी ढांचा तैयार करना। इसे 8 नवीकरणीय समृद्ध राज्यों कौन कौन से हैं वो उनमें लागू किया जा रहा है। वो है तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो ये 15 प्रश्न थे। अधिकतर प्रश्न करंट से रिलेटेड थे। इनकी प्रैक्टिस कम से कम 2 बार करना। स्टेटमेंट बड़े बड़े थे, ठीक है। कुछ प्रश्न जो इम्पोर्टेंट है उनकी पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार हर तरह से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन बदल कर पूछने का तरीका चेंज करके, ताकि अगर फंस जाए, आ जाए प्रश्न तो किसी भी तरह से तो फंसे, गलत ना हो, ठीक है, पढ़ा हुआ गलत ना हो।